हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परचेज ऑफ बिजनेस। परचेज ऑफ बिजनेस के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, परचेज ऑफ बिजनेस क्या है। परचेज ऑफ बिजनेस में एक फर्म होता है। इसमें कम से कम दो फर्म होती हैं, एक खरीदने वाला और दूसरा बेचने वाला। यानी जो बेचता है उसे हम वेंडर कंपनी कहते हैं और जो खरीदता है उसे हम परचेजिंग कंपनी कहते हैं। यानी दोस्तों, परचेज ऑफ बिजनेस में कम से कम दो पार्टनर होते हैं, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसका सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होती है कि छोटी कंपनियां जो होती हैं या पार्टनरशिप फर्म कहें या जो ट्रेडिंग कंपनी होती हैं, वो जो है लिमिटेड कंपनी का, बड़ी कंपनियों का जो बेनिफिट होता है उसे लेने के लिए वो अपने फर्म को या तो कंपनी में कन्वर्ट कर लेती हैं या कंपनी को बेच देती हैं। ये दो कंडीशन होता है, इसी को कहते हैं हम परचेज ऑफ बिजनेस। अब दोस्तों, परचेज ऑफ बिजनेस में हमने आपको बताया कि दो फर्म होने चाहिए कम से कम। यानी एक जो बेचने वाला होता है वेंडर कंपनी और दूसरा खरीदने वाला जिसको कहते हैं परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी यानी दोस्तों, परचेज ऑफ बिजनेस में दो पार्टनर होने चाहिए, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। यानी दो इसमें होने चाहिए कम से कम। और इसमें जो बेचता है उसे हम वेंडर कहते हैं और जो खरीदता है उसे हम परचेजिंग कहते हैं। ये जो है, यानी मान लें ए और बी, ये वेंडर कंपनी जो है वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, कोई छोटा बिजनेस भी हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकती है, जो दूसरी कंपनी में या तो कन्वर्ट कर दिया जाता है या ये कहें कि उसे उस अपने फर्म को जो कंपनी होती है उसे हम बेच देते हैं। और इसके लिए तीन एलिमेंट होने जरूरी हैं, जिसमें से हमने आपको लिखा हुआ है वेंडर कंपनी, एक बेचने वाली कंपनी, दूसरा परचेजिंग कंपनी जो खरीदती है परचेजिंग कंपनी, और तीसरा जो इन दोनों के बीच एग्रीमेंट होने के लिए सबसे अधिक रिक्वायरमेंट है वो है परचेज कंसिडरेशन। यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने के लिए परचेज कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना परचेज कंसिडरेशन का कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता और कोई भी सेल और परचेज नहीं हो सकता। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले दो कंपनी होती हैं, एक बेचने वाला और दूसरा खरीदने वाला। तो हमने आपको बताया कि बेचने वाले को वेंडर कंपनी और खरीदने वाले को परचेजिंग कंपनी कहते हैं। अब आता है दोस्तों कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों परचेज ऑफ बिजनेस किया जाता है, बिजनेस को क्यों परचेज किया जाता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी छोटा फर्म जो होता है उसे वो सारे बेनिफिट नहीं मिल पाते जो एक बड़ी कंपनी को मिलता है। तो उस बड़ी कंपनी के बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए या तो छोटा जो बिजनेस होता है उसे किसी कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर किसी कंपनी को बेच देते हैं अपने पूरे बिजनेस को। तो इसे ही उस बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए, या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये कंपटीशन के मार्केट में हम जो है छोटे फर्म को लेकर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे कंडीशन में हम एक बड़ा फर्म बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, जिससे कि हमें उसका बेनिफिट भी मिल सके जो एक बड़ी कंपनी में मिलता है। तीसरी चीज जो है वो होता है कंपटीशन को कम करना। अगर हम हमारा बड़ा फर्म बना लेते हैं तो छोटे मोटे जो आपके बिजनेस होते हैं उनसे हम सर्वाइव, उनके कंपटीशन को खत्म करके एक बड़ा बिजनेस बनाते हैं जिसमें केवल एकाधिकार हो जाता है। यानी कहें हम तो एक बड़ा बिजनेस जो मैन होता है, बड़ी कंपनी जो होती है, वो कंपटीशन के मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। लेकिन छोटा बिजनेस वाला या छोटा जो फर्म होती हैं वो जो है बिजनेस में कंपटीशन के मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे कंडीशन में भी एक फर्म वाली या कोई पार्टनरशिप फर्म हो या छोटी फर्म हो या छोटी कंपनी हो, तो वो बड़ी कंपनी के रूप में या लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए अपने फर्म को दूसरे फर्म को बेच देती हैं। इसे हम करते हैं बिजनेस ऑफ परचेज। तो दोस्तों, ये था बिजनेस ऑफ परचेज, जिसमें सबसे पहले तीन एलिमेंट का होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आता है कि जो परचेजिंग कंपनी होती है और वेंडर कंपनी दोनों बिजनेस साथ में रन कर रहा होता है। ऐसे कंडीशन में अगर परचेजिंग कंपनी जो है किसी के बिजनेस को परचेज करता है तो ऐसे कंडीशन में वो क्या क्या लेता है, यानी जिस कंपनी को खरीदता है
उसमें एसेट भी होगी, लायबिलिटीज भी होगी। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या उस कंपनी का लेता है और क्या नहीं लेता है, इसके लिए भी ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों दूसरा पॉइंट है एसेट टेकन ओवर बाई परचेजिंग कंपनी। पहले हम एसेट पर आते हैं कि कोई भी कंपनी को अगर एक कंपनी परचेज कर रही है तो उसकी एसेट को लेती है, यानी 100% एसेट टेक ओवर करती है। अगर कोई नया परचेज कंपनी है और कोई वेंडर कंपनी का अगर एसेट खरीद ले रही है, कंपनी पूरा ले रही है तो एसेट टेक ओवर कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में एसेट जो होंगे वो 100% लेगा। उसमें कैश और बैंक भी साथ में इंक्लूड है, यानी कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस अगर कंपनी में है तो वो भी जो है परचेजिंग कंपनी लेती है। लेकिन कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिनको परचेजिंग कंपनी नहीं लेती, जैसे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर एंड शेयर। अगर किसी डिवेंचर पर, यानी कंपनी जो पुरानी फर्म है, वेंडर कंपनी जो है, वो अगर डिस्काउंट दे रहा हो, डिवेंचर इशू करता है या शेयर इशू करता है, तो इसका डिवेंचर जो डिस्काउंट है उसको नई कंपनी यानी परचेजिंग कंपनी पुरानी कंपनी वेंडर कंपनी का नहीं लेती। यानी डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन शेयर, ये दोनों चीज नहीं लेती। इसके बाद जो है अगर डेबिट बैलेंस यानी कहें लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस जो होता है प्रियंडल का जो है डेबिट बैलेंस जो होता है वो जो है नई कंपनी किसी कंपनी का नहीं लेती। तो ऐसे कंडीशन में कुछ चीजें हैं जो पुरानी कंपनी को नहीं लेती, यानी एसेट में क्या नहीं लेती, डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। ये सब चीजें जो होती हैं वो परचेजिंग कंपनी जो होता है, यानी परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी की एसेट में ये सब चीजें नहीं लेती। इसके बाद आता है दोस्तों लायबिलिटी टेकन ओवर बाई परचेजिंग कंपनी। लायबिलिटीज, अब एसेट का तो हमने बता दिया कि एसेट क्या क्या लेती हैं, यानी कि अगर परचेज कंपनी जो है वेंडर कंपनी का एसेट टेक ओवर कर रही है तो 100% टेक ओवर एसेट, टोटल एसेट लेगा। लेकिन उसमें जो कहें कि नॉमिनल है वो एसेट नहीं लेते, जैसे कि आपको बताया डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन शेयर और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा जो अगर कुछ हो तो वो जो है एसेट परचेज कंपनी नहीं लेती। उसी तरह से लायबिलिटीज में है, लायबिलिटीज भी टोटल ही वेंडर कंपनी का ले लेती हैं, लेकिन उसमें कुछ लायबिलिटीज नहीं लेती, जैसे कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, इस टाइप की रिजर्व जो होते हैं तो उसे जो अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अगर है तो उसे भी कंपनी जो है, जो नई कंपनी होता है वो नहीं लेती। यानी दोस्तों कुछ चीजें छोड़कर बाकी सारे जो एसेट और लायबिलिटीज होता है वो नई कंपनी जो होती है, परचेजिंग कंपनी होती है, वो वेंडर कंपनी का ले लेती हैं। तो एक था बिजनेस ऑफ परचेज। बिजनेस ऑफ परचेज में एक बिजनेस जो है दूसरे बिजनेस में कन्वर्ट होता है, या कहें कि एक बिजनेस जो छोटा बिजनेस है उसे बड़े बिजनेस बनाने के लिए कंपनी में हम बना लेते हैं या किसी कंपनी को बेच देते हैं। तीसरे कंडीशन में जो है 3 कंडीशन हमने बताया पहले, एलिमेंट क्या होने चाहिए, वेंडर और परचेजिंग कंपनी, साथ में परचेज कंसिडरेशन। दूसरा कंडीशन था कि अगर पर कोई सी बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं तो उस बिजनेस का जो पुराना बिजनेस है उसमें एसेट और लायबिलिटी दोनों होता है। तो नई कंपनी जो होती है परचेजिंग कंपनी वो एसेट भी लेती है और लायबिलिटीज भी लेती है, लेकिन एसेट में से कुछ एसेट नहीं लेती, जैसे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेट्रा। इस टाइप की चीजें जो होती हैं वो परचेज कंपनी वेंडर कंपनी की नहीं लेती। उसी तरह से लायबिलिटीज भी टोटल ही ले लेती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लायबिलिटीज होती हैं जिनको कंपनी नहीं लेती, जैसे कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूट, यानी ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर न हुआ हो, उस टाइप की चीजें नहीं लेती, और कोई भी रिजर्व फंड नहीं लेती कंपनी जो है। ये है हमारा मतलब कहने का कि परचेज कंपनी की लायबिलिटीज और एसेट में क्या क्या नहीं लेती। इसके बाद आता है दोस्तों फ्रेंड, फिर इसमें जो है हम आपको बता रहे थे कि नेट एसेट निकालने की जरूरत होती है, यानी जब हमें जो परचेजिंग कंपनी होती है और वेंडर कंपनी, जो परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को परचेज करती है, तो ऐसे कंडीशन में परचेज कंसिडरेशन डिक्लेयर करने के लिए उससे पहले हमें नेट एसेट का वैल्यूएशन निकालना पड़ता है।
कि जो कंपनी खरीद रही है एक्चुअल में नेट एसेट उसको कितना मिला। यानी वेंडर नेट एसेट हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए जो वेंडर कंपनी होती है उसके टोटल एसेट मतलब टेकन ओवर, यानी जो कंपनी जो है एसेट वेंडर कंपनी का जो एसेट परचेजिंग कंपनी लेती है वो एसेट में से उस एसेट में से हम जो है टेकन ओवर लायबिलिटीज यानी जो वेंडर कंपनी लायबिलिटी लेती है उसको माइनस कर देते हैं। इसके बाद जो आता है उसे हम कहते हैं नेट एसेट। यानी जो भी परचेजिंग कंपनी है वो वेंडर कंपनी का जो एसेट लेता है उस एसेट में से उसकी लायबिलिटी जो लेता है उसको माइनस करने के बाद जो भी हमारा डिफरेंस आता है वो नेट एसेट वैल्यूएशन होता है, वो नेट एसेट होता है। ऐसे कंडीशन में अब दूसरा आता है कि जो परचेजिंग कंपनी होती है उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दोस्तों आपको मालूम है या कि परचेजिंग कंपनी जो होता है एक वेंडर कंपनी का जो भी एसेट लेता है उस कंडीशन में कुछ ऐसी भी कंडीशन होता है कि उसके परचेज प्राइस यानी एसेट अगर मान के चले कि 1 लाख रुपए का है तो उसे हो सकता है यानी टोटल 1 लाख रुपीज का अगर नेट एसेट हो, लेकिन उसे अगर पेमेंट परचेज कंसिडरेशन अगर 1,20,000 का करना पड़ रहा हो यानी जितनी की एसेट है उससे अधिक अगर पेमेंट करना पड़ रहा हो तो ऐसे कंडीशन में माना जाता है कि वो गुडविल होता है। किसी भी कंपनी में अगर परचेज जो एसेट है उसकी वैल्यू से अगर अधिक पेमेंट करता है परचेज कंपनी वेंडर कंपनी को, अगर उसके नेट एसेट वैल्यू से अगर अधिक पेमेंट हो रहा हो तो मतलब इसका ये होता है, मीनिंग ये होता है कि उसमें गुडविल भी इंक्लूड है। यानी अगर हम परचेजिंग कंपनी का जो परचेज प्राइस है वो नेट एसेट वैल्यू से अगर अधिक है तो ऐसे कंडीशन में जो डिफरेंस वैल्यू होगा उसे हम गुडविल मानेंगे, गुडविल ही माना जाता है। इसलिए क्योंकि कोई भी परचेजिंग कंपनी इसलिए अधिक उसका मूल्य देती है क्योंकि अगर पुराना बिजनेस कोई भी अगर इस्टेब्लिश हो उसे अगर वो खरीदेगा तो उसके जो कस्टमर होंगे या अदर जो उसके बेनिफिट होंगे उसके साथ उसका बेनिफिट भी उसे मिलता है। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है और यही एक्स्ट्रा पेमेंट जो होता है वो गुडविल माना जाता है। तो ये कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन दोस्तों ये होता है कि कंपनी जो है परचेजिंग कंपनी हो सकता है कि एसेट वैल्यू से यानी जो नेट एसेट वैल्यू है उसका परचेज कंडीशन कम हो। यानी हम ये कहें कि अगर एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपए है, अगर एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपए है और वो पेमेंट जो है 80,000 अगर कर रहा हो तो ऐसे कंडीशन में 20,000 का लॉस हो रहा है। यानी वेंडर कंपनी को लॉस होता है लेकिन परचेजिंग कंपनी को प्रॉफिट होता है कि 1 लाख का एसेट उसने 80,000 रुपए में रिसीव कर लिया यानी प्राप्त किया। तो ऐसे कंडीशन में जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसे कैपिटल सरप्लस या कैपिटल रिजर्व अकाउंट कहते हैं। जो परचेजिंग कंपनी होता है उसका कैपिटल रिजर्व या सरप्लस होता है। यानी दो कंडीशन है, या तो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा। गुडविल का मतलब ये है कि अगर हम एसेट वैल्यू से अधिक का पेमेंट करें तो वो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो अधिक जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो गुडविल होगा। अगर एसेट वैल्यू से कम का पेमेंट कर रहे हो तो डिफरेंस वैल्यू जो है कैपिटल रिजर्व या सरप्लस होता है। तो ये था तो दोस्तों परचेज ऑफ बिजनेस में कि परचेज ऑफ बिजनेस क्या है, परचेज ऑफ बिजनेस क्यों किया जाता है और इसमें अगले दो कंपनियां होती हैं तो खरीदने वाले को क्या बेनिफिट है और बेचने वाले को क्या बेनिफिट है ये हमने आपको बताया। साथ में ये भी बताया कि इनका ट्रांजैक्शन कैसे होता है। और एक पॉइंट और है दोस्तों कि इनका जो है वेंडर कंपनी और परचेज कंपनी के बीच जो परचेज कंसिडरेशन डिक्लेयर होता है उसको पेमेंट कैसे होता है। तीसरी जो कंडीशन है दोस्तों था पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। यानी जो लास्ट पॉइंट है इसमें ये है कि अगर परचेज कंसिडरेशन जो दोनों कंपनी वेंडर कंपनी और परचेजिंग कंपनी दोनों मिलकर जो डिक्लेयर करती हैं आपसी एग्रीमेंट के आधार पर उसका पेमेंट किस आधार पर किस मोड में हो। तो इसका जो है 3 मोड में पेमेंट हो सकता है, या तो शेयर, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर
और तीसरा कैश या बैंक। यानी किसी भी पेमेंट को 3 मोड में कंपनी करती है, यानी वेंडर कंपनी, एक हमने आपको बताया था वेंडर कंपनी, परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी, वेंडर कंपनी जो है परचेजिंग कंपनी को जो परचेज कंसिडरेशन जो भी उनके बीच एग्रीमेंट होता है उसका पेमेंट 3 मोड में कर सकती हैं। या तो अपने वेंडर, परचेजिंग कंपनी जो है वेंडर कंपनी को अब वेंडर कंपनी शेयर इशू करे, ठीक, शेयर में दे सकती हैं या डिवेंचर में दे सकता है या कैश या बैंक में। यानी परचेजिंग कंपनी का जो पेमेंट है वेंडर कंपनी को करना है वो 3 मोड में कर सकता है, शेयर इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, या फिर कहें कैश एंड बैंक में। कैश में तो होता है बैंक में। ये है 3 मोड जिससे पेमेंट होता है। तो दोस्तों ये था बिजनेस ऑफ परचेज और ये था पेमेंट, और हम आगे क्लास में आपको बताएंगे कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है इन द बुक ऑफ परचेजर, इन द बुक ऑफ वेंडर। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। और